हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आप सब लोग देख रहे थे, हम छत्तीसगढ़ का रेंट कंट्रोल एक्ट कंटिन्यू कर रहे थे। हम लास्ट वीडियो में इसमें सेक्शन 4 पे आ गए थे, तो आज से हम सेक्शन 4 से इसका कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन 4 इसका बात करता है टेनेंसी एग्रीमेंट कि टेनेंसी एग्रीमेंट क्या होता है। तो सेक्शन 4 का क्लॉज 1 है, नाउ विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 107 ऑफ टीपीए एक्ट। मतलब ये जो नाउ विथ स्टैंडिंग से जब भी कोई चीज़ होती है, मतलब ये एक नॉन ऑब्स्टेंसिकल क्लॉज है। इसका मतलब ये होता है कि सेक्शन 107 ऑफ टीपीए आपका कुछ भी बोल रहा हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो मतलब वहाँ का जो 107 है आपका टीपीए का लीज हाउ मिड, वो यहाँ पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा। ये बिल्कुल एक अलग अपना सेपरेट सेक्शन है। टेनेंसी एग्रीमेंट कैसे बनाया जाता है, तो उसका कहता है नो पर्सन शेल आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब कोई भी पर्सन इस एक्ट के आने के बाद लेट और टेक ऑन रेंट ऑन एकोमोडेशन एक्सेप्ट बाय एन एग्रीमेंट इन राइटिंग, मतलब ना तो कोई लेगा रेंट ना कोई देगा। कब? जब तक कि उसके पास कोई एक एग्रीमेंट ना हो राइटिंग में। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपका टेनेंसी एग्रीमेंट होता है वो एक राइटिंग में होना चाहिए, मस्ट बी इन राइटिंग होना चाहिए। ठीक है। फिर आता है वेयर इन रिलेशन टू अ टेनेंसी क्रिएटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अब हमने आफ्टर की तो बात कर ली कि आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट आपका एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए, बट व्हाट अबाउट बिफोर? अगर आपका कोई भी रिलेशन आपका पहले से टेनेंसी एक्ट चल रहा है, इस एक्ट के आने से पहले आपकी टेनेंसी चल रही है, ये 1961 का एक्ट था, और इसका जो मतलब इसमें जो रिपील हुआ 1916 वाला, देन 2011 में आया। तो उससे पहले का अगर कुछ भी था तो उसमें क्या होना चाहिए? तो उसमें आता है एन एग्रीमेंट इज इन राइटिंग वॉज ऑलरेडी एंटर्ड इनटू शेल बी फाइल्ड बिफोर द रेंट कंट्रोलर। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एक ऐसा एग्रीमेंट है जो राइटिंग में है, तो आप उसे फाइल कर दोगे रेंट कंट्रोलर के पास। ठीक है। और आता है नो एग्रीमेंट इज राइटिंग वॉज एंटर्ड इनटू द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट शेल एंटर इनटू एन इन एग्रीमेंट इन राइटिंग विथ रिगार्ड टू द टेनेंसी एंड फाइल बिफोर द रेंट कंट्रोलर। वो ये बोल रहा है नो एग्रीमेंट इन राइटिंग। सपोज अब आपका पहले का तो था, बट आपके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है राइटिंग में, तो आप क्या करोगे? पहले जाके एक एग्रीमेंट बनवा लोगे और उस एग्रीमेंट को फाइल कर दोगे रेंट कंट्रोलर के पास। ठीक है। तो बिफोर में आपकी दो चीज़ें बताइए। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट में अगर आपके पास कोई ऑलरेडी मतलब एक एग्रीमेंट आपका अगर ऑलरेडी है तो आप उसे सीधे सीधे फाइल कर दोगे, बट अगर आपके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है राइटिंग में, तो आप उसको जाके एक बार राइटिंग में बनवा लोगे और उसे फिर आप फाइल कर दोगे। प्रोवाइडेड दैट वेयर द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट फेल्ड टू प्रेजेंट जॉइंटली अ कॉपी ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट अंडर क्लॉज ए। जैसे हमने क्लॉज ए में बोला कि आपके पास जो एग्रीमेंट है आप उसको जाके फाइल कर दो, बट अगर वो फेल हो जाते, वो नहीं जा पाते एक साथ दोनों फाइल करने के लिए, और फेल टू रीच एन एग्रीमेंट, या फिर वो क्लॉज बी में भी फेल हो जाते हैं, तो सच लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट शेल फाइल सेपरेटली फाइल द पर्टिकुलर अबाउट टेनेंसी। तो वो जो अपने सेपरेट, ज़रूरी नहीं कि वो साथ में जाए, फिर जो उनके सेपरेट फाइल कर सकते हैं वो जॉइंटली के ना बदले वो अपना सेपरेटली फाइल कर देंगे दोनों। शेल सेपरेटली फाइल द पर्टिकुलर अबाउट टेनेंसी। तो यहाँ से आपका एक एमसीक्यू बन सकता है कि अगर वो लोग फेल हो गए, अगर वो लोग भूल गए देना, तो या फिर वो नहीं गए, तो क्या करेंगे? वो लोग जॉइंटली के बदले अपना सेपरेटली फाइल कर देंगे वो टेनेंट और वो। अब इसका क्लॉज 3 बोलते हैं एवरी एग्रीमेंट referred in section 1 or required to be executed under subsection 2 shall be in such format and in such manner as may be prescribed। तो हमने जैसे कि पढ़ा क्लॉज 1 में कि जो भी इस एक्ट के आने के बाद जो सारी चीज़ें होनी चाहिए वो एक एग्रीमेंट मतलब रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए, और यह जो पहले था जिसको आप क्लॉज 2 में एग्जीक्यूट करा रहे थे बिफोर द एक्ट, तो वो कैसे किस फॉर्मेट में आप कुछ भी उठा कर रिटर्न में कर दो क्या नहीं, एक इसका पर्टिकुलर फॉर्मेट होना चाहिए, एक मैनर होना चाहिए, और विद इन सच पीरियड और उस टाइम के अंदर होना चाहिए जैसा वो बताया गया, जैसा हम वहाँ पे आपको बता रहे हैं आपको उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है क्लॉज सेक्शन नंबर
5। अब आपका सेक्शन 5 क्या बात करता है, रेंट एज टू बी एग्रीड। ठीक है, कितना रेंट आप लोग दोगे, कितना आपका रेंट दिया जाएगा। तो उसके बाद आता है द रेंट पेबल फॉर एनी अकोमोडेशन शेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो कितना रेंट होगा, जो भी होगा आपका, जो इसके प्रोविजन है उसके अंदर ही आपका रेंट दिया जाएगा, आप उससे ज़्यादा नहीं दोगे। बी सच एज मे बी एग्रीड अपॉन बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट। कौन आपका एग्री करेगा रेंट, आपका लैंडलॉर्ड और टेनेंट होगा वो। एंड इट शैल नॉट इंक्लूड द चार्ज पेबल फॉर एमिनिटीज विच मे बी एग्रीड अपॉन सेपरेटली। अगर आप बट इसके अंदर आपका कोई जैसे चार्ज हो जाता है, आपके एमिनिटीज़ हैं जो हमने आगे आपकी डेफिनेशन क्लॉज में भी पढ़ी थी, वो सारी इसके अंदर नहीं इंक्लूड की जाएंगी, वो आपका डिफरेंट रहेगा, वो आप उसको रेंट के एग्रीमेंट में नहीं लोगे। एंड शेल पे अकॉर्डिंगली, जो आपका डिसाइड किया जाएगा आप उसके हिसाब से उसे पे करोगे। फिर इसका सेकंड क्लॉज बात करते हैं कि हम कब पे करेंगे, कौन सी तारीख को रेंट दिया जाएगा। अनलेस एग्रीड अदरवाइज एवरी टेनेंट शैल पे द रेंट बाय द 15th डे ऑफ द मंथ नेक्स्ट फॉलोइंग द मंथ फॉर विच द रेंट इज पेबल। मतलब वो ये बोला, या तो आपका कोई भी जो है अनलेस एग्रीड अदरवाइज एवरी टेनेंट, मतलब या तो आप कोई एग्रीमेंट कर लो कि मैं हर 10 तारीख को दूंगा, बट अगर आपका कोई एग्रीमेंट नहीं होता, जो टेनेंट शिल पे द रेंट बाय द 15th डे ऑफ द मंथ, तो आप हर महीने की 15 तारीख को नेक्स्ट फॉलोइंग, तो इसमें एडवांस पेमेंट चलेगा आपका 15th डे का, तो आप हर महीने की 15 तारीख को उसका जो आने वाला नेक्स्ट मंथ है आप उसका रेंट दे दोगे। सपोज आप जो 15 जुलाई को रेंट दोगे, तो वो आप जुलाई जो आपके 15 दिन बचे हुए हैं उसका, और रिमेनिंग 15 डे ऑफ अगस्त का दोगे, तो जो नेक्स्ट मंथ है आप उसका रेंट आप पहले ही पेबल कर दोगे। ठीक है, अब आते हैं हम सेक्शन 6 पे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। सेक्शन 6 बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। अब कैसा आपको कॉन्स्टिट्यूट कैसे आपका बनाया जाता है, क्या कहते हैं, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो सबसे पहले बनाता कौन है और कौन नोटिफाई करता है, स्टेट गवर्नमेंट। सो द स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट विद इन 30 डेज। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि आप कितने दिनों में कॉन्स्टिट्यूट करते हो उसे। विद इन 30 डेज ऑफ दिस एक्ट अ ट्रिब्यूनल इन टर्म्स, किसके टर्म्स में किया जाएगा, आर्टिकल 323A में जो आपका ट्रिब्यूनल्स की बात की जाती है, आप उसके अंडर जाके एक कॉन्स्टिट्यूट करोगे ट्रिब्यूनल को, जिसका नाम होगा छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। काइकली इसके जो सारे एक्ट है उसके प्रोविजंस को इफेक्ट देने के लिए, प्रॉपर एडजुडिकेशन के लिए, कि कोई भी ट्रायल है डिस्प्यूट है उसका प्रॉपर एडजुडिकेशन हो पाए। थोड़ी कलर अच्छा नहीं है, वापस अपन वाइट तो नहीं, पर्पल ब्लू। ठीक है, कहाँ थे हम, फॉर ट्रायल ऑफ डिस्प्यूट कंप्लेनेंट ऑफ ऑफेंस, मतलब प्रॉपर एडजुडिकेशन करने के लिए जो भी सारा डिस्प्यूट हो रहा है, कंप्लेन हो रहा है, ऑफेंस हो रहा है, रेगुलेशन, और इन सबको कंट्रोल करने के लिए आपके क्या राइट्स हो रहे हैं, क्या आपके टाइटल हो रहे हैं, उन सबको बनाने के लिए, देखने के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, इस एक्ट के आने के 30 दिन के बाद एक ट्रिब्यूनल को बनाती है, आर्टिकल जो सारे आपके टर्म्स और फंक्शंस करते हैं आर्टिकल 323B के अकॉर्डिंग, और वहाँ पे जाके एक वो ट्रिब्यूनल पूरा बना देती है, काइकली जो प्रॉपर एडजुडिकेशन करे मैटर को, डिस्प्यूट हो तो डिस्प्यूट को दूर करे, कंप्लेन और सारे ऑफेंसेस को, रेगुलेशंस को कंट्रोल करने के लिए, और आपके क्या राइट्स, टाइटल और ऑब्लिगेशंस है वो सब कुछ देखने के लिए। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन बोलता है मैटर रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड और डिस्प्यूट रिगार्डिंग टाइटल ओवर और एनी प्रॉपर्टी shall be continue to be considered under relevant law by the court of law। अगर आपका कोई भी मतलब मैटर है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, डिस्प्यूट है टाइटल से रिलेटेड, तो वो भी आप यहाँ पे कंटिन्यू करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इसका क्लॉज 2 बोलता है स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट शैल अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट किसकी कंसल्ट करती है। स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट की कंसल्ट करके शैल अपॉइंट द चेयरमैन अपॉइंट करती है RCT का,
और जो किससे बिलो नहीं होना चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट जज की रैंक से बिलो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका ये डिस्ट्रिक्ट जज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपर टाइम स्केल एंड शैल बी एलिजिबल एज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द आरसीटी। मतलब स्टेट गवर्नमेंट सबसे पहले यहाँ पे 2-3 आपके बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं। ये सबसे पहले एक तो ये मतलब कंसल्ट करती है वो हाई कोर्ट से अपॉइंट करती है चेयरमैन को, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट जज से बिलो का रैंक नहीं होना चाहिए, और वो जो अपॉइंट किया जाएगा तो चेयरमैन होगा। ठीक है, द ट्रिब्यूनल शैल हैव सच अदर पावर एज द स्टेट गवर्नमेंट में डिसाइड। और जो चाहे तो ट्रिब्यूनल्स की पावर बढ़ा भी सकती है स्टेट गवर्नमेंट। shall have the other member as a state government not less than 3 members including the chairman attending। बट आपके एक टाइम पे 3 मेंबर्स तो होने ही चाहिए। कितने मेंबर्स होने चाहिए? अप्रॉक्स 3 मेंबर्स। 3 मेंबर्स तो आपके बहुत मस्ट है। ठीक है, एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट शैल बी ए मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द ट्रिब्यूनल। मतलब एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी, कोई भी आपका किसकी बिलो डेप्यूटी सेक्रेटरी की रैंक से कम का नहीं होना चाहिए, वो मेंबर होना चाहिए सेक्रेटरी का। ठीक है, फिर क्लॉज 5 बोलता है फॉर द डेट ऑफ द ट्रिब्यूनल बिकम फंक्शनल विच डेट shall be published in the state gazette the jurisdiction of all the court except the jurisdiction of the Supreme Court shall stand executed। वही मतलब अगर चाहो तो आप ट्रिब्यूनल फंक्शन से लेके 136 में भी जा सकता है। आई थॉट इसमें नेक्स्ट 2 क्लॉज और जोड़े गए हैं, क्लॉज 6 और क्लॉज 7, जो कि इस वाली बेयर एक्ट में नहीं है। तो आप अगर प्लीज़ न्यू बेयर एक्ट से पढ़ें, वो आपके 2015 की अमेंडमेंट से आए हैं। 6th क्लॉज बोलता है द ट्रिब्यूनल शैल हैव इट्स हेडक्वार्टर एट रायपुर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो इसका हेडक्वार्टर होता है आरसीटी का, वो कहाँ होता है, तो वो रायपुर है। एंड द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन फिक्स सच अदर प्लेस फॉर हियरिंग ऑफ मैटर। बट अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कोई और जगह भी कर सकती है हियरिंग के लिए, ट्रिब्यूनल को कहीं और भी फिट कर सकती है। ठीक है, और द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ चेयरमैन, जो हमने पढ़ा था कि चेयरमैन होना चाहिए और अदर 3 मेंबर्स होने चाहिए, उनके जो सारे टर्म्स और कंडीशंस होते हैं वो कौन प्रिस्क्राइब करते हैं? वो स्टेट गवर्नमेंट। उनको अपॉइंट भी स्टेट गवर्नमेंट कर रही थी विद द कंसल्ट ऑफ हाई कोर्ट। बट अब यहाँ पे उनका क्या कहते हैं, जो टर्म्स और कंडीशंस होगी वो भी वही डिसाइड करेगी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेंट कंट्रोलर। अभी तक तो हमने कॉन्स्टिट्यूट पढ़ा कि हमारा आरसीटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। अब सेक्शन 7 बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेंट कंट्रोलर। आप अपना जो रेंट कंट्रोलर है उसको कैसे इस्टेब्लिश करते हो? तो फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट 1 और मोर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी का। तो कौन अपॉइंट कर रहा है? सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट, नॉट कलेक्टर। कलेक्टर अपॉइंट नहीं करते, हमेशा स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते। बट किसकी रैंक से कम नहीं होना चाहिए? डेप्यूटी कलेक्टर की रैंक से कम नहीं होना चाहिए। एज अ रेंट कंट्रोलर विद द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन टू बी स्पेसिफाइड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और जिसकी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या होनी चाहिए? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की। ठीक है, रेंट कंट्रोलर शैल बी सबऑर्डिनेट टू रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, और जो रेंट कंट्रोलर होगा वो किसके सबऑर्डिनेट होगा? रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के। ठीक है, और उसके बाद क्या है? द रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल शैल हैव सच पावर एज द गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन वेस्ट इट विल सच इंक्लूड इनेबलिंग एंड। आई थॉट ये सेक्शन 8 स्टार्ट हो गया, क्योंकि सेक्शन 7 में सिर्फ यही 2 पॉइंट है कि सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है। तो जो सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं एक या एक से ज़्यादा ऑफिसर्स, जो कि डेप्यूटी कलेक्टर से बिलो की रैंक के नहीं होने चाहिए, और जो रेंट कंट्रोलर होते हैं उस जो सबऑर्डिनेट होते हैं आरसीटी के। ठीक है, नाउ द 8th सेक्शन है। 8th सेक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसमें पावर एंड फंक्शंस ऑफ आरसीटी बताए गए। जो हमने सेक्शन 6 में आरसीटी को हमने कॉन्स्टिट्यूट किया, उसके मेंबर, उसके पावर और फंक्शंस क्या होंगे, वो कैसे काम करेगा। हमने आरसीटी तो हमने ट्रिब्यूनल तो बना दिया था, बट अब उसका काम कैसे होगा। तो
the RCT, the Rent Control Tribunal shall have such power as the government may by notify west in which of the following। मतलब क्या जो सारे वो काम करेगा जो उन्हें हैज़ पावर, जो गवर्नमेंट उन्हें नोटिफाई करेगी या जो उनको इंक्लूड करके बताया गया, ठीक है। क्या, जैसे इनेबलिंग एंड इंश्योरिंग द एक्टिविटी एग्जिस्टेंस ऑफ रेंट कंट्रोलर एट ऑल टाइम फॉर ड्यू फुलफिलमेंट ऑफ द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। मतलब इनेबलिंग और इंश्योरिंग करेगी एक्टिव असिस्टेंस को आरसी की फंक्शनिंग एज अपीलेट अथॉरिटी टू कंसिडर एप्लीकेशन फॉर ऑल पर्सन एग्रीड बाय एनी ऑर्डर। और क्या, फंक्शंस को, फंक्शन और अपीलेट अथॉरिटी को कंसिडर भी करेगी, ठीक है। और क्या, द RCA शैल एक्सरसाइज सच पावर एज वॉज वेस्टेड बाय हाई कोर्ट इन एडजुडिकेशन मैटर अंडर अपील एक्ट। और जो सारे RCT के पास वो सारी पावर्स होंगे जो हाई कोर्ट ने एडजुडिकेट करके रखे, किसी भी मैटर को एडजुडिकेशन करने के लिए हाई कोर्ट ने दे के रखी, हाई कोर्ट के पास है, ठीक है। इसका क्लॉज 2 बोलता है द RCT shall have power to punish for contempt of its authority as if it were a high court। और सबसे मेन पावर ये भी है कि उसके पास, जो RCT है उसके पास आपको पनिश करने का भी पावर है कंटेम्प्ट में। अगर कहीं पे भी आप कंटेम्प्ट लगाते हो तो RCT के पास पावर है कि वो आपको पनिशमेंट कर सके एज अ, वो हाई कोर्ट है। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज पावर एंड फंक्शन ऑफ रेंट कंट्रोलर। हमने सेक्शन 7 में रेंट कंट्रोलर पढ़ा था, अब उसके क्या पावर एंड फंक्शंस होते हैं, तो उसके पावर एंड फंक्शंस हम कल करते हैं। और आई होप कि कल हम इस पूरे एक्ट को ख़त्म कर देंगे। एक बहुत छोटा सा और माइनर सा एक्ट है, बट हमेशा ये लास्ट का जो पूरा, मैं एक बार आपको एनालिसिस शेयर कर दूँगी छत्तीसगढ़ का जो पूरा एनालिसिस है, उसमें ये अप्रोक्स 4-5 क्वेश्चंस तो आपके हर साल इस एक्ट से आते हैं। और ये ऐसे एक्ट होते हैं जिससे आपको मार्क्स मिल सकते हैं, बहुत कवरिंग एक्ट्स होते हैं। तो प्लीज़ आप इन सब एक्ट्स को अच्छे से कीजिए, और कोई भी दिक्कत है तो बता दीजिए। और प्लीज़ आप लोग न्यू बेयर एक्ट से कीजिए। न्यू बेयर एक्ट मुझे यहाँ पे मिली नहीं, इसलिए मैं पुरानी लेके आई हूँ, बट मैं खुद भी न्यू बेयर एक्ट से पढ़ रही हूँ, तो आप भी न्यू बेयर एक्ट को साथ में रखिए, ठीक है। ओके, थैंक